हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जामिनर का जो फेवरेट टॉपिक होता है वो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अगर मैं बात करूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी उसमें से क्वेश्चंस बनने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, या फिर जेईई मेंस या एडवांस के फॉर्म में या नीट के फॉर्म में बात करूँ तो वहाँ पे भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से ऑलमोस्ट मान के लो क्वेश्चन आता ही आता है। तो जितना आपने चैप्टर पढ़ा उससे ज़्यादा वेटेज ये जो रिमेनिंग वाला जो पोर्शन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन पढ़ेंगे और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी आप बोर्ड के हिसाब से देख लो या जेईई नीट के हिसाब से देख लो। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो अभी बस एक बेसिक में चीज इतना बोलूंगा कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे ऐसे सॉल्यूट जो कि कैसा नॉन वॉलेटाइल हो, क्योंकि दो तरह के हमने पढ़े, दो तरह के सॉल्यूशन पढ़े जिसमें एक वॉलेटाइल सॉल्यूट भी आ जाए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी आ जाए, और दोनों ही केस में सॉल्वेंट तो हमने वॉलेटाइल माना ही है। तो जो केस वन है ना, केस वन जो हमने वाला सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये उसी के लिए स्पेसिफाई होता है, उसी के लिए डिफाइन होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसा मान लो इसकी कंडीशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तभी आपको समझ में आएगी या तभी डिफाइन है वो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशन के लिए डिफाइन है जिसके अंदर सॉल्यूट कैसा होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है। अगर सॉल्यूट वॉलेटाइल है तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात नहीं होगी, ठीक है, पहली बात तो। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। अब वो सॉल्यूट कितना बड़ा पार्टिकल है, कितना छोटा पार्टिकल है, कैसा भी उसका शेप हो, साइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद एक टर्म आता है वेंट ऑफ फैक्टर। उस वेंट ऑफ फैक्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं उसको इंट्रोड्यूस कर देता हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, तो थोड़ा सा बाद में ना कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं पहले वेंट ऑफ फैक्टर जो बाद में कॉलिगेटिव पढ़ाने के बाद में वेंट ऑफ पढ़ाया जाता है, मैं उसको पहले ही पढ़ा देता हूँ वेंट ऑफ को, ताकि वेंट ऑफ पहले क्लियर हो जाएगी है क्या चीज़ और बाद में क्या वेरिएशन हो रहा है, तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ में उसको पढ़ते चलेंगे। तो आज के लेक्चर में स्पेसिफिक हम वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है वो समझेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे, क्लियर है। और फिर उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बताने का मेरा इस रीज़न थोड़ा सा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन थोड़ा मैंने इतना लंबा इसलिए खींच दिया क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे बाद में वेंट ऑफ, नहीं होता होगा, लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये ताकि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप पहले वेंट ऑफ फैक्टर पढ़िए, उसको समझिए और उसी को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे कॉलिगेटिव में। तो दो बार, क्योंकि होता है क्या, पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनके सबके न्यूमेरिकल हम करते हैं, बाद में वेंट ऑफ पढ़ते हैं, फिर उसका क्या वेरिएशन आ रहा वापस वैसे न्यूमेरिकल करो। तो दो बार की जगह हम एक बार ही मेहनत कर लेना, ठीक है। तो तरीके से अगर चीज़ों को हम एनालाइज करें, विजुलाइज करें और समझेंगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, बहुत सॉर्ट आउट हो जाती। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर से। वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर को आई, या हम जनरली मैथमेटिक्स में जैसे बोलते हैं आयोटा, है ना, तो लिखने का तरीका यही होता है। तो आयोटा बोल लो या आई बोल लो, कैसे बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल आई भी लिखोगे रिप्रेजेंटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैं आई बोलूँगा। अब होता क्या वेंट ऑफ फैक्टर, तो इसकी डेफिनेशन लिखिए बेसिक सी। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो सर पता नहीं क्या अजीब सा तो लिखा है, आप समझ कुछ आ नहीं रहा है ना, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कोई भी जो पार्टिकल है, एक सब्सटेंस है, दो पॉसिबिलिटी है, आइदर वो सब्सटेंस जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसमें कोई आके ना तो कोई जुड़ रहा है ना ही उस पर क्या हो रहा है, कोई पार्टिकल आके उसके साथ कंबाइन हो रहा है, ना ही वो पार्टिकल खुद ब्रेक हो रहा है, ठीक है। एक तो नॉर्मल है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। एक होता है पार्टिकल ऐसा हो सकता है शायद वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, 2 में 3 में 4 में, कैसे तो अभी देखेंगे एग्जांपल से। और एक हो सकता है कि वो आगे कैसे कंबाइन हो जाए। तो अगर वो ब्रेक हो रहा है 2 3 4 पार्टिकल में तो हम उसको बोलते हैं डिसोसिएशन, वो डिसोसिएट हो रहा है। एसोसिएशन का मतलब एसोसिएट होना मतलब कंबाइन होना, उसके ही 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है, एक दूसरे से कंबाइन हो गए, एक पार्टिकल बना रहे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसोसिएशन। आइदर कोई पार्टिकल ना तो एसोसिएशन करेगा डिसोसिएशन करेगा, तो उसकी तो बात ही खत्म होगी। और अगर वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर रहा है तब हम देखेंगे। तो यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर है कि एक रेशियो है सिंपल सा,
कि कोई भी हमें सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल हमें दे दिया, तो बिफोर एसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन, अगर वो पार्टिकल मैंने दे रखा है पहले, वो पार्टिकल टूटने से पहले या पार्टिकल कंबाइन होने से पहले, पहले कितने नंबर ऑफ पार्टिकल थे, 10 थे, 12 थे, 15 थे, 20 थे, 1 मोल था, कितना भी था, वो कितने पार्टिकल है, और उसके बाद अगर पार्टिकल डिसोसिएट हो गया, ब्रेक हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, और उनमें से मान लो 50 पार्टिकल है और एसोसिएट हो गए दो दो मिलके, तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बचे, वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, और इसी को मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। तो I इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो बाद में एसोसिएट या डिसोसिएट होने के बाद में जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में आफ्टर, और उससे पहले ना तो एसोसिएट हुआ ना ही डिसोसिएट हुआ था, उससे पहले वाले पार्टिकल कहाँ लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर में। तो ये सिंपल सा सबसे बेसिक सा क्या फॉर्मूला है किसका, वेंट ऑफ फैक्टर का या आई का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखे, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करें और लिखे जल्दी से। चलिए, अब इसमें हम जो टर्म यूज कर रहे हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है, जो हम टर्म इसमें यूज कर रहे हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन, उसको सेपरेट अलग अलग हम पढ़ेंगे। यहाँ मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ कि कैसे एसोसिएशन के लिए वेंटो फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है, कैसे डिसोसिएशन के लिए वेंटो फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। बट एग्जाम में ना तो बोर्ड में तुमसे कोई बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ पूछेगा, ना ही तुम्हें कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछेगा। एडवांस पर्पज से कभी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल आ जाए तो कैसे करना, वहाँ आपको थोड़ा हेल्प कर जाएगा। तो बोर्ड, जेई, नीट, मेंस, मतलब उस लेवल पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो कैसा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो केस 1 मैंने लिया किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। केस 1 किसके लिया मैंने, डिसोसिएशन के। डिसोसिएशन का मतलब क्या है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। ऑब्वियस ही बात है, एक पार्टिकल है, डिसोसिएट होने का मतलब क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो एक पार्टिकल 2 में ब्रेक हो सकता है, 3 में ब्रेक हो सकता है, 4 में ब्रेक हो सकता है। तो अगर मैं कह रहा हूं पहले एक ही पार्टिकल था, तो डिसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। तो ऐसे केस में जो उसकी वेंटो फैक्टर है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। और लॉजिकली आप समझ भी सकते हैं, अभी मैंने लिखा था आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन न्यूमरेटर में नंबर पार्टिकल लिखेंगे और बिफोर नीचे लिखेंगे। तो आफ्टर तो हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने किसमें, डिसोसिएशन में, तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से तो बड़ी मिलेगी ही मिलेगी। तो वो जनरल मैंने लिख दिया आई, और नीचे इसके देखो कि छोटा सा सबस्क्रिप्ट में मैंने डी लिखा, स्मॉल डी। डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डिसोसिएशन। ठीक है, ये मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जरूरी सब बुक्स में इस तरीके से स्टैंडर्ड मिले, बस सिंप्लीफाई रखने के लिए। तो आई तो है वेंटो फैक्टर, और डी मैंने इसके नीचे लगा दिया क्या है, डिसोसिएशन के लिए। तो आई डी ग्रेटर देन 1 होगा, किस केस में, हमेशा डिसोसिएशन में। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया NaCl का। NaCl हमें पता है कि एक सॉल्ट है, NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। तो NaCl ब्रेक किस में होगा, Na+ और Cl- में। ठीक है, NaCl किस में ब्रेक होगा, Na+ और Cl- में, तो ये ब्रेक हुआ। अब यहां पर N क्या है, N ये है कि आफ्टर डिसोसिएशन नॉर्मली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मुझे मिल गए, पहले तो ये पूरा एक ही था, और डिसोसिएट होने के बाद एक कैटायन और एक एनायन, एक Na+ और एक Cl-, टोटल कितना हो गया, अब 2। तो यहां पर N क्या लिखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, और वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2। एक Na+ आ रहा है और एक Cl- आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है। देन ठीक है, अब इसमें मैं कह रहा हूं ये तो है, एक मैंने कोई भी पार्टिकल ले लिया NaCl। अब बिफोर डिसोसिएशन केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते कि 1 मोल के लिए, अगर मैं बोल रहा हूं 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, तो हम उसके लिए केमिकल रिएक्शन में मोल फॉर्म में लिखते हैं।
ठीक है, तो वही लिखा मैंने बिफोर डिसोसिएशन। मैंने मान लिया इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके NaCl के A, स्मॉल a मोल्स मान लिए मैंने। ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन ये A क्या है, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं इसको, A ये मोल्स है यानी, ठीक है, A क्या है यहां पर, मोल्स है। अब यहां पर इनिशियल तो A थे, तो डिसोसिएशन होने से पहले Na+ और Cl- तो बना ही नहीं था, ये तो डिसोसिएट हुआ ही नहीं, तब ये तो ना तो बना होगा ना ये बना होगा, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, सिर्फ यहां पर A थे हमारे पास मोल्स, या मैं बोल लूं A पार्टिकल्स थे और इजी यानी। ठीक है, चलो इसको मोल्स को मैं हटा ही देता हूं, इसको ईजी रखते हैं, इसको मान लेता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यानी। ठीक है, चलिए, तो ये पहले कितने पार्टिकल्स थे, A थे, यहां पर कितना थे, 0, और यहां पर भी कितने थे, 0, क्योंकि डिसोसिएट तो हुआ ही नहीं। तो टोटल NB क्या बता रहा है, अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, NB का मतलब क्या है, N हमें बता रहा है, यहां पे जैसे मैंने लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल, B मैंने लिख दिया, मतलब B का मतलब है यहां पर बिफोर से, बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन विच रिप्रेजेंटेड बाय N, और सबस्क्रिप्ट में B लगा दिया मैंने। NB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे उस टाइम में हमारे पास उस कंटेनर में, अगर जब मैंने NaCl डाला होगा डिसोसिएट नहीं हुआ होगा, तो A इसके 0 इसके 0 इसके, तो सबको ऐड करा तो A + 0 तो क्या आएगा फाइनली A। ठीक है, देन आफ्टर डिसोसिएशन, अगर वो डिसोसिएट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, तो आफ्टर डिसोसिएशन में सेम जैसे बोल रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टर्म आया, यहाँ पे देख लोगे ध्यान से, अल्फा, और ये अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा हमेशा डिफाइन होता है 1 मोल पार्टिकल के लिए, 1 मोल रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, तो कितने भी मोल्स हो A, कितने पार्टिकल को फर्क नहीं पड़ता, उसको हमने 1 मोल में क्या कर दिया, अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर A- A अल्फा इतने डिसोसिएट हो गए होंगे। ठीक है, अगर सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0 आ जाएगा, अल्फा की जगह क्या रख दूंगा मैं, 1। अल्फा का मतलब कितना, अल्फा में क्या पता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की 1 मोल में से कितना % डिसोसिएट हुआ, या कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ, 10%, 20%, 30%, 50%, 80%, 90%, वो बताता है अल्फा की वैल्यू में। अगर अल्फा की वैल्यू में क्या देता हूँ 1, मतलब 100% डिसोसिएट हुआ, तो अल्फा की जगह रखूंगा 1, तो A- A अपना आप क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0% डिसोसिएट हुआ तो अल्फा की जगह 0 रखो तो A रह जाएगा, तो कोई डिसोसिएट ही नहीं हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते जिसमें अल्फा भी दे रखा हो या अल्फा पूछा भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा, अल्फा को इंट्रोड्यूस कर देगी। हो सकता है 50 मेरे पास पार्टिकल है, 50 के 50 डिसोसिएट नहीं हो रहे, 50 में से फॉर एग्जाम्पल 30 डिसोसिएट हो रहे, तो कितना 60% डिसोसिएशन आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आगे मैंने बताया। तो अभी अल्फा का मतलब क्या, वो मैंने बताया, DOD जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज डिफाइंड फॉर ओनली 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। चलिए, तो यहां पर A- A अल्फा, ये A अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो इसमें मेरे को दिख रहा है मोल रेशियो में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मुझे बैलेंस केमिकल रिएक्शन से दिख रहा है कि इसके 1 मोल से 1 मोल Na+ बनेगा और 1 मोल ही Cl- बनेगा। तो यहाँ पर A- A अल्फा, A अल्फा इसमें से निकला है, तो ऑब्वियसली बात है A अल्फा ये बनेगा, और A अल्फा ही क्या बनेगा, Cl- बनेगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल। फॉर एग्जांपल यार 10 थे और इसमें से 3 मोल क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, तो जितने डिसोसिएट हो रहे हैं उतने ही तो ये 3 बनेंगे यहाँ पे, उतने ही 3 यहाँ पर बनेंगे, सिंपल सा। अब आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे कंटेनर के अंदर कितने, उसको मैंने Na से रिप्रेजेंट करा है। N फिर से हमें बता रहा नंबर ऑफ पार्टिकल, और A बता रहा आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ कंटेनर आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि जितना मैक्सिमम मैं लिख सकता था लिख ही रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं जो रिप्रेजेंटेशन जो लिख देता हूँ शॉर्ट में वो आपको याद नहीं रहे, कंफ्यूज हो जाए, तो जो मैं बोलता जा रहा हूँ उनका फुल फॉर्म आप लिख सकते हो। तो Na का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, NB का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, जो नोटेशंस लिखे उनका मतलब बता रहा हूँ। तो इन सभी को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे टोटल उस कंटेनर में। 10 थे तो मान लो 3 ब्रेक हुए, तो 3 Na+ मिल गए, 3 Cl- बन गए। तो नंबर कितने, कौन सा, इससे मतलब नहीं मुझे, कैटायन है, एनायन है या सॉल्ट पूरे फॉर्म में, उससे मुझे मतलब नहीं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कहलाएंगे सारे। ये भी एक पार्टिकल हुआ, ये भी एक पार्टिकल हो, ये भी एक पार्टिकल हुआ, तो सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सबको ऐड करेंगे तो A अल्फा माइनस और प्लस A अल्फा, ये तो हो जाएगा कैंसिल, और A दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 1 + अल्फा, Na क्या आएगा, 1 + अल्फा मेरे पास बचेगा। तो आफ्टर डिसोसिएशन की भी वैल्यू मेरे पास आ गई नंबर ऑफ पार्टिकल की, और बिफोर डिसोसिएशन की भी वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, अब I की वैल्यू मुझे जब कैलकुलेट करनी है, तो I क्या था,
नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। और चलो मैंने क्योंकि यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन लिया है तो इधर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, जहाँ पर आपने ये अभी लिखा है वहीं पर आप इसमें ऐड कर ले। इसको मैं एन ए यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और एन बी यही लिख दिया, ठीक है। तो आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन को एन ए से लिखा मैंने, आफ्टर के लिए एन नंबर ऑफ पार्टिकल और एन नंबर ऑफ पार्टिकल, ए मतलब आफ्टर और बी मतलब बिफोर, वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन और दोनों के लिए कॉमन लिख दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा जो आपने अभी नोट करा उसमें इतना सा और चेंज कर लेना ताकि वो आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए अब आ जाए यहाँ पे, तो आईडी के वही जो अभी हमने देखा वही फॉर्मूला लिखा, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, जो हमने डेफिनेशन इसकी दी थी। आफ्टर डिसोसिएशन की वैल्यू ए इंटू वन प्लस अल्फा यहाँ लिख दिया, बिफोर डिसोसिएशन ए ये वैल्यू हमने, ठीक है, यहाँ लिख दी एज इट इज, ये जो ए है इसके डिनोमिनेटर में, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आई डी क्यू, क्योंकि डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, आई मतलब वेंटो फैक्टर, तो वन प्लस अल्फा बचेगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक किसके लिए, NaCl के लिए, ठीक है। अब इसमें देखना यहाँ मैंने ये बता दिया कि अल्फा की, जबकि अल्फा क्या है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और ये किसके लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए होता है, ये भी मैंने लिख दिया जो अभी मैंने आपको समझाया था। अगर इस फॉर्मूले में अल्फा की जगह मैं क्या रख दूं, 1 रख दूं, मतलब ये मान के चलता हूं कि 100% मतलब अगर उसमें 50 मॉलिक्यूल्स या 50 पार्टिकल्स है NaCl के, तो वो सारे के सारे डिसोसिएट हो गए। तो अल्फा की जगह मैं क्या रखूं, 1 रखूं, तो इस फॉर्मूले में अल्फा की जगह मैंने 1 रखा, तो 1 + 1 ये आ जाएगा, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो आई की वैल्यू, आईडी की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही, और ये आईडी की वैल्यू 2 किसके बराबर हो रही, एन के बराबर। तो सर एन ए एन बी तो समझ में आ रहा है, ये एन क्या लिख दिया, ये एन ध्यान से अगर किसी ने देखा होगा तो ऊपर सबसे पहले NaCl के आगे जो Na+Cl- लिखा था उधर मैंने सिर्फ n लिखा था, वो क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन विच इज इक्वल्स टू 2, कौन थे, Na+ और Cl-। तो आईडी किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा बोल सकता हूँ कब, जब अल्फा 1 हो जाए, और अल्फा 1 नहीं है तो मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और अल्फा 1 है तो डायरेक्ट मैं आईडी बराबर n लिख सकता हूँ। अब ये n क्या है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर ये देखिए, NaCl लिखा मैंने, Na+Cl- ये लिखा n, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, और कितने हैं वो, 2, कितने पार्टिकल डिसोसिएट होने के बाद बने नए, 2, ठीक है। तो ये Na+Cl- ये n है वो, क्लियर है। चलिए तो पहला ये जो एग्जाम्पल है इसको कॉपी करें, फिर देखते हैं हम एक एग्जाम्पल और, तो डिसोसिएशन है ना, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, वहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं स्लाइड थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ इधर, ठीक है। तो ये पूरा लिख लेना आप, चलिए देन ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको, एंड देन ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल 2 लिया हमने MgCl2, ठीक है। इसको कंक्लूड भी मैं करूंगा, बस एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें, MgCl2। तो MgCl2 में पता सॉल्ट है तो Mg+2, और इस पे Cl के कितने हैं, 2 क्लोराइड के आयन है तो 2Cl और माइनस, ठीक है। ये हमें लिखना पता ही है कि यहाँ पे जो नीचे नंबर होता है उसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं लिखा तो 1 इधर, वो उसके क्या बन जाएगा, चार्ज, क्योंकि पहले हमेशा कैटाइन लिखा होता है तो ये +2 हो जाएगा, और बाद में एनायन लिखा है तो ये -1 हो जाएगा। Mg एक ही लिखा हुआ है इसके नीचे, मतलब कितने नंबर ऑफ उसमें पार्टिकल वो बताएगा, मतलब जो भी कैटाइन एनायन है, तो Mg के नीचे 1 लिखा है तो एक ही होगा तो 1 है, या Cl के नीचे 2 लिखा है तो वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो Mg+2 2Cl-, और क्योंकि सॉल्ट है तो सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल है तो चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ से दिख रहा है एक Mg पे +2 चार्ज है,
एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है तो 2 क्लोरीन पे कितने हो जाएंगे -2, तो 2 क्लोराइड आए। अब यहां पर देखना n की वैल्यू कितनी लिखी है मैंने 3, n की वैल्यू कितनी लिखी है 3 का मतलब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन ओरिजिनल इक्वेशन में 1 और 2, ये टाइप नहीं पूछा कितने टाइप के बन रहे, टोटल कितने बन रहे, वो Cl2 है 4 है 5 सबको गिनना में, तो 1 Mg+2 और 2 Cl-, तो 2 + 1 टोटल कितना हो गए 3, तो n की वैल्यू यहाँ पर है 3। सेम चीज वही करी हमने बिफोर डिसोसिएशन, ए मान लिया इनिशियल इसके मोल्स या पार्टिकल्स, ये उस टाइम कुछ नहीं बनाता तो एन बी नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन विच इज इक्वल्स टू a + 0 तो क्या आएगा a, तो मैंने इस बार a लिखा डायरेक्ट। फिर लिखा है आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन देखोगे तो a- वापस a अल्फा कर दिया कि कितने डिसोसिएट होंगे हमें नहीं पता, तो हमने अल्फा मान के कितना भी परसेंटेज दे रखा होगा, तो a अल्फा ये बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा, ध्यान रखना पिछले वाले क्वेश्चन में Na+ और Cl- में क्योंकि उनके कॉफिशिएंट क्या थे 1 थे तो हमें कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट कितना आ रहा है 2, तो इसको 2 अल्फा। ऐसे भी समझ सकते हैं अगर मैं इसका एक पार्टिकल लूंगा तो उससे 1 Mg+2 बनेगा और इससे 2 Cl- बन रहे हैं, तो यहाँ पर से अगर a अल्फा यहाँ से क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 10 में से 3 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो 3 मोल ये बनेंगे और 3 के डबल 6 ये बन जाएंगे, तो इसलिए 2a अल्फा कर दिया। और बाकी केमिकल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है समझा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं इसको समझने में, क्लियर है। Na नंबर ऑफ मोल आफ्टर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन Na, तो सभी को क्या सभी का समेशन कर देंगे, तो a - a अल्फा प्लस a अल्फा प्लस 2 अल्फा, सबको ऐड करोगे तो ये आएगा a × 1 + 2 अल्फा, ठीक है, ये a अल्फा से a अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो a + 2 अल्फा बचेगा, ठीक है। सेम जैसे लास्ट एग्जांपल करा था बिल्कुल मिरर इमेज उसका बिल्कुल वैसे ही करा हमने। अब ID की वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे, ठीक है, ID की वैल्यू वापस वेंटो फैक्टर फॉर डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर की वैल्यू हमने यहाँ से लिए, ठीक है, ये हमें दिख रही है, तो 1a × 1 + 2 अल्फा, और बिफोर की वैल्यू हमने यहाँ से ली जो कि क्या है a से a फिर से कैंसिल हो जाएगा, और ID की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर हमें 1 + 2 अल्फा। फिर से अगर मैं कहता हूं कि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, अगर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पर 1 हो जाए, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, तो इस फॉर्मूले में अल्फा की जगह जब 1 रखोगे मतलब जितने पार्टिकल्स हमने लिए MgCl2 के सारे डिसोसिएट हो जाए 100%, तो ये 1 + 2 कितनी वैल्यू आएगी 3, और ID किसके बराबर हो जाएगा n, क्योंकि यहाँ पर फिर से देखना ध्यान से, यहाँ पर जो इनिशियल n की वैल्यू लिए मैंने वो कितने लिए 3 लिए, और ये कौन सी वैल्यू बताता है कितने हमारे पास डिसोसिएट होने के बाद कितने हमारे पास पार्टिकल्स बने, तो ये 1 और 2 कितने हो गए 3, तो ये हो गया 3। तो अगर अल्फा 1 होगा तो हमेशा ये ID किसके बराबर होगा n के बराबर होगा, ये कंक्लूजन है पहला, ठीक है। यहाँ सब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता वो NaCl है MgCl2 हो AlCl3 हो, ठीक है, Na2SO4 कोई सा भी सॉल्ट हो, जनरली सॉल्ट क्या होते हैं डिसोसिएट ही होंगे, यानी एसोसिएट तो होंगे नहीं। अगर हमें कोई सॉल्ट दे रखा है, ठीक है, कोई सॉल्ट दे रखा है तो वो सॉल्ट क्या होंगे हमेशा डिसोसिएट ही होंगे। अब डिसोसिएट वो जो सॉल्ट हो रहा है, ठीक है, डिसोसिएट जो सॉल्ट हो रहे हैं, अब उसमें आपको ये ध्यान रखना है उससे जैसे Na2SO4 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, Na2SO4 किस में ब्रेक होगा 2Na+ और SO4 2- में, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिलेंगे मेरे को 2 Na+ के और एक SO4 2- सल्फेट का, टोटल पार्टिकल मिलेंगे मुझे 3। अब n की वैल्यू के यहाँ पर क्या आ गई 3 आ गई। अगर अल्फा मुझे दे रखा है, ये अल्फा दो चीज हो सकती है, या तो अल्फा दे रखा है या अल्फा पूछा गया, तो अल्फा दे रखा है तब फिर वो एग्जैक्टली 3 नहीं आएगी, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ कम ही आएगी। और अगर मुझे अल्फा पूछा गया तब फिर वो भी 3 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि 100% होता तो वो तो देता ही नहीं अल्फा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा पूछा नहीं गया लेकिन अल्फा दे भी नहीं रखा है, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या मान लेते हैं 100% 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो वो भी मैंने आगे लिखा दिया नोट के फॉर्म में, ठीक है, लेकिन अभी मैंने बता दिया स्टेप की न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन ये कि अल्फा पे थोड़ा अल्फा की वजह से हमने जो फॉर्मूला उसको चेंज करा, अल्फा नहीं है तब तो मैं डायरेक्ट सॉल्ट को देख के बता दूंगा, जितने उसमें आयन टोटल कैटायन और एनायन बनते डिसोसिएट होने के बाद उतने ही बन जाएंगे। जैसे NaCl के अंदर एक Na+ और एक Cl-, टोटल n कितने बन रहे थे 2, तो ID की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है 2 अगर अल्फा 1 होता तो। MgCl2 लिया मैंने, तो MgCl2 में ID की वैल्यू क्या आ रही है 2,
सॉरी ये तो क्या है NaCl के लिखा है, MgCl2 के लिए लिखता है तो ID की वैल्यू क्या आ रही है 3। कब? जब अल्फा 1 होता, ठीक है, कब? जब अल्फा 1 होता, तब मैं डायरेक्ट ID की वैल्यू n के बराबर लिख देता, इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर अल्फा इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंट्रोड्यूस है, वो बताया कि सारे के सारे डिसोसिएट नहीं हो रहे, तब आपको अल्फा तो कंसिडर करना ही पड़ेगा, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। तो फॉर्मूला अब क्या हर बार हर सॉल्ट के लिए सर यही करके देखेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, मैंने बोला था ये सिंपल सा डेरिवेशन है, समझाने के लिए आप कैसे कर सकते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा एक मैं बोल सकता हूँ कैसे हम उसमें मोल्स लिखते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम से पहले और इक्विलिब्रियम आने के बाद, ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पर करा है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला जनरल में बता रहा हूँ, पहले NaCl के लिए देखते हैं। यहाँ लिखा है 1 प्लस अल्फा आया NaCl के लिए, MgCl2 के लिए जिसमें NaCl में कितने थे 2, MgCl2 में कितने हो गए 3, तो यहाँ पर आ रहा 1 प्लस 2 अल्फा, ये तो 1 तो था ही, अल्फा क्या आ गया 2 आ गया। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल n की वैल्यू कितनी आ रही थी 2, तो उससे एक कम वैल्यू लिखी हुई थी कहाँ पर, यहाँ पर, अल्फा के आगे 1 ही लिखा हुआ है, तो 2 आ रही थी n की वैल्यू, मतलब Na प्लस और Cl माइनस मिला के कितने हो रही 2, तो उससे एक कम वैल्यू लिखी, तो यहाँ पर कितना आ गया 1। इसी तरीके से MgCl2 में टोटल मुझे आयन कितने मिल रहे थे, कैटायन और एनायन, 2 Mg प्लस 2 और 2 एक Mg प्लस 2 और 2 Cl माइनस, टोटल कितने मिल रहे थे 3, तो उससे एक कम, तो यहाँ पे मिल रहा है 2, 3 माइनस 1 2, तो इसको मैंने जनरलाइज कर दिया, ठीक है। जनरलाइज कैसे करा है, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है इन जनरल वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। अब किसी भी का भी डिसोसिएशन हो, कोई सा भी सॉल्ट हो, Al2SO4 हो, Na2SO4 हो, ठीक है, Na3PO4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी सॉल्ट हो, उसमें बस ये देखना है डिसोसिएट होने के बाद कितने कैटायन और एनायन बन रहे हैं, वो n काउंट करना है आपको। तो फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस जो अभी मैं कह रहा था, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे n बन रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक कम कर देना है, तो n माइनस 1 इंटू अल्फा। चेक कर लेना, हमने किसमें NaCl में क्या लिखा 1 प्लस अल्फा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ रही थी 2, तो 2 माइनस 1 1, तो अल्फा ही आएगा, तो 1 प्लस अल्फा। MgCl2 में हमने क्या लिखा 1 प्लस 2 अल्फा, तो n की वैल्यू कितनी आ रही थी MgCl2 में, एक Mg प्लस 2 और 2 Cl माइनस, टोटल n की वैल्यू कितनी आ रही थी 3, तो यहाँ रखो 3, तो 3 माइनस 1 2, तो देखना 1 प्लस 2 अल्फा जो अभी आ रहा था। अगर Al3PO4 के लिए अगर मैं पूछता हूँ, ठीक है, Al3PO4 के लिए मैं पूछता हूँ, तो देखना, चलो यही लिख देता हूँ मैं, Al3PO4 ठीक है, Al3PO4 इसको क्या करते हैं हम 2 कर देते हैं, ठीक है, चार्ज चेक कर लेना एक बार, है ना, ठीक है। अब ये ब्रेक कैसे हो रहा है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, इसको Al2 करना है ना, Al2PO4 3, अब सही है, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट जिसको बोलते हैं, इस पे चार्ज आएगा एल्यूमिनियम पे कितना, सॉरी एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना जाएगा +3, ये चार्ज इस पे चला जाएगा और ये चार्ज इस पे चला जाएगा, फॉस्फेट प्लस PO4 -2, इसके कितने, एल्यूमिनियम के कितने दे रखे 2 पार्टिकल, इसके कितने दे रखे 3, ठीक है, ये 2 इधर लिखा, ये 3 इसके सामने लिखा, तो Al2PO4 के लिए आ गया। तो टोटल चार्ज चेक कर लेना, ठीक है, सिंपल है, मैं क्या देख रहा था, चार्ज देख लो बस आप, तो एक एल्यूमिनियम पे +3, तो 2 पे कितना आएगा +6, एक फॉस्फेट पे कितना है -2, तो 3 पे कितना आएगा -6, तो टोटल पॉजिटिव बराबर टोटल नेगेटिव, मतलब फॉर्मूला मैंने सही लिखा, बस इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए एक एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, ट्राइवेलेंट है ये, ठीक है, फॉस्फेट पे आपको चार्ज कितना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर ठीक है फिर भी देख लेना, फॉस्फेट पे सही है ना, चार्ज में कोई दिक्कत तो होने नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि I की वैल्यू क्या होगी या ID की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ID की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है यहाँ पर, तो वीडियो पॉज करके आप मुझे बताएं। ठीक है, चलिए, हाँ थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना है ना, फॉस्फेट पे -3 चार्ज आता है, तो इसको
चलो मैं फिर से लिख ही देता हूँ थोड़ा सा कल, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है। फॉस्फेट, फॉस्फेट मतलब कैसे आप पहचान सकते हो, ठीक है, कन्फ्यूज़न कहाँ पर हुआ था, क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड है। H3PO4 जब तीनों H+ जाएंगे तो PO4 -3 चार्ज आएगा, ठीक है, तो वही गलती कर दी थी ने, तो एल्यूमिनियम PO4, ठीक है, वही मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, तो वो क्रॉस चेक कर लिया एक बार, है ना। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या लिखेंगे हम, +3 प्लस PO4 पे चार्ज क्या लिखेंगे, ये भी -3, ठीक है। अब इसमें मैं अगर n की वैल्यू की बात करूँ, तो n की वैल्यू की बात करूँ तो 2 ही होगा, एक ही कैटायन एक ही एनायन। चार्ज कितना उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल देखना है। तो एक ही कैटायन है एक एनायन, तो n की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर n की जगह रखे 2, तो id की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की जगह रखेंगे 2, तो 2 - 1 1, तो 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। अल्फा जो भी इसके लिए दे रखा हो वो आप रखिए और कैलकुलेट कर लें, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए इसमें, ठीक है, लाइक Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, तो ब्रेक कर दे इसको, 2Na+ और SO4 -2 सल्फेट। n की वैल्यू देख ले बस इसमें, तो 2 कैटायन 2 Na+ और 1 सल्फेट, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है मेरे को 3, ठीक है। तो वापस से फॉर्मूला लगा दे, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखूंगा, तो 1 प्लस n की जगह क्या रखूंगा 3 - 1 इंटू अल्फ़ा, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 अल्फ़ा, सही है। और चाहे तो जितने भी कैटायन है सबके लिए लिख सकते हैं, यानी ठीक है, जितने भी कैटायन। हाँ, एक एग्जांपल और देखें, जैसे वैसे तो आप इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, फिर भी चलो मैं लिखता हूँ K3FeCN6, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया। एनाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, कैटायन तो नॉर्मल है। इसको कैसे आप ब्रेक करोगे, तो पहले भी मैंने कई बार बताया इस तरह के कंपाउंड रिडॉक्स वगैरह में, ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेशन में तो पढ़ोगे कि ये कैटायन है और ये पूरा ब्रैकेट एनाइन है, ये डिसोसिएट नहीं होता, ये ब्रेक नहीं होता है। अब इसके बाहर देखना कोई चार्ज कुछ लिखा है कि नहीं, नॉर्मल ऐसे समझना, ये पूरा एनाइन है इतना बड़ा और ये कैटायन है, तो इसके बाहर कुछ चार्ज कुछ नहीं लिखा नीचे, तो 1 मान ले तो चार्ज आएगा ऊपर 1, और इसके नीचे 3 लिखा है तो इस पर चार्ज आएगा -3। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ K के ऊपर चार्ज आया +1, कहाँ से, इस एनाइन के जैसे हम बोले ना, इस एनाइन के नीचे क्या लिखा है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो 1। फिर ये जो हमारे पास FeCN है, ठीक है, FeCN6, इस पे चार्ज किया जाएगा -3, कैसे, क्योंकि यहाँ जो 3 लिखा है वो उसके ऊपर चार्ज चला जाएगा। अब ये पूरा पार्टिकल एक है, ये तो ब्रेक नहीं होगा। हाँ, K की कितने दे रखे, 3 दे रखे, तो यहाँ पे 3 लिखा मैंने, 3K+, सही है, 3K+ लिखा, तो ये हो गया -3। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ n की वैल्यू बताए, तो n आप काउंट कर ले, 3 पोटेशियम के कैटायन, ठीक है, और ये पूरा एक एनाइन कहलाएगा, तो 3 + 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। n की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो id की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 4 - 1 अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा 1 + 3 अल्फ़ा। अल्फ़ा अगर आपको दे रखा है तो लिखे, और नहीं दे रखा तो 1 मान लें, और वो id के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसको एक बार आप कॉपी कर ले, और ये जो जनरल फॉर्मूला है कैसा है वो भी हमने इसको समझ लिया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से कॉपी करें इसको, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। देन इसको वीडियो पॉज करें। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, तो आपको, ठीक है, इतना सब कुछ आपको तामझाम में नहीं पढ़ना है कैसे क्या है, तो आप तो अल्टीमेटली कंक्लूजन इतना है कि इस फॉर्मूले को याद रखें। यहाँ पे id मतलब डिसोसिएशन, वेंटो फैक्टर ऑफ डिसोसिएशन कंपाउंड के लिए हमने 1 + n - अल्फा लिखा, और एंड करके मैंने अल्फा भी लिख दिया। तो अल्फा कुछ नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद है तो क्या करना, 1 माइनस इधर करोगे, देखना id -1 आएगा, और जो अल्फा के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा वो डिनोमीटर में ले जाना, तो वही n - 1 नीचे आ जाएगा। तो अगर ये एक ही फॉर्मूला याद रखना, उससे तो अपना आप किया जाएगा। फिर भी मैंने लिख दिया, अल्फा भी पूछा जाए तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको यही याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत।
चलिए इसके बाद ये 2-3 एग्जाम्पल जो मैंने करा है, ठीक है, चाहो तो आप ये भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली आपको डिसोसिएशन किस में देखने को मिलेगा, जो भी सॉल्ट से, ठीक है, तो उसमें कैटायन और एनायन ब्रेक होंगे, तो उनको आपको बस ब्रेक करना है और टोटल कैटायन कितने हैं, टोटल एनायन कितने हैं वो काउंट करने हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कैटायन कितना बड़ा है या छोटा है या क्या चार्ज है उस पर। चलिए ये तो बात हुई डिसोसिएशन की। अब बढ़ते हैं हम केस 2 पे, एसोसिएशन की। तो केस 2 लिखा है एसोसिएशन दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस आफ्टर एसोसिएशन। डिसोसिएशन में हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं और एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा कम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 50 पार्टिकल्स है, उसमें से ये हो सकता है डाइमराइज हो जाए, कंबाइन हो जाए। डाइमराइज का मतलब कंबाइन हो जाए, जैसे टर्म सुना होगा पॉलीमराइज। पॉलीमराइज मतलब बहुत सारे पार्टिकल आपस में कंबाइन होते हैं। डाई का मतलब 2 ही कंबाइन होंगे, ट्राई का मतलब 3 ही, टेट्रा का मतलब 4। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पहले 25 थे और सब हर एक पार्टिकल 2-2 के पेयर में कंबाइन हो रहे, तो अब मैं टोटल उस ओवरऑल पार्टिकल्स कितने गिनूंगा, 25, क्योंकि वो 2 तो आपस में कंबाइन हो गए और जब कंबाइन हो तो उसको ओवरऑल कैसे कंसिडर करेंगे हम, 1। तो टोटल 50 थे पहले इनिशियली और बाद में कंबाइन होने के बाद कितने हो गए, 25। तो इसको बोलते हैं हम एसोसिएशन कंबाइन होना। जब भी एसोसिएशन होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, डिक्रीज ही होंगे। तो हमेशा न्यूमरेटर में तो वैल्यू छोटी आएगी और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। इसलिए इन जनरल लिख दिया मैंने IA। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एक क्या रिप्रेजेंट करा हमें, एसोसिएशन। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, 1 से छोटा होगा, डिसोसिएशन की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होगी, 1 के बराबर नहीं होगी। या तो 1 से बड़ी होगी डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में 1 से छोटी होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल। जैसे उसको समझाए वैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें मैंने लिया डाइमराइजेशन। जैसा अभी मैंने बताया, डाइमराइज मतलब 2 मॉलिक्यूल या 2 पार्टिकल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं। दैट इज 2 पार्टिकल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, अब यहाँ इन जनरल इसका भी कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे वहाँ NaCl MgCl2, इसका भी मैं लूंगा। अभी बस एक इन जनरल लिखा है मैंने। यहाँ पर मैंने कोई मान लो एटम या कोई पार्टिकल है, उसके 2 एटम लिए, वो दोनों कंबाइन होकर A2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऐसा समझ लो। भाई 2 एटम थे, वो दोनों कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना ले रहे थे। तो पहले मेरे को 2 अलग अलग एटम दिख रहे थे, अब जब वो कंबाइन हो गए तो पूरा एक ही मॉलिक्यूल, एक ही पार्टिकल नजर आ रहा है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो N यहाँ पर क्या लिखा है, सेम N लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल कंबाइन इक्वल्स टू 2। अब यहाँ n का थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, वो पहले क्लियर कर देता हूँ। आगे मैंने नोट के फॉर्म में भी लिखा है n, क्योंकि डिसोसिएशन और एसोसिएशन में n का अलग अलग मतलब होता है। वहाँ सिंपल n जब यहाँ लिखा था मैंने NaCl के सामने, तो मैंने लिखा था नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, कि डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल मेरे को प्रोडक्ट साइड में नजर आ रहे। प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल नजर आ रहे हैं, वहां पर था वो n का मतलब डिसोसिएशन में। एसोसिएशन में n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, वो कितने कंबाइन होके वो एक बना लिया यानी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कंबाइन कितने हो रहे, तो यहाँ पे 2 पार्टिकल कंबाइन हो रहे, तो दोनों में डिफरेंस है एसोसिएशन और डिसोसिएशन में n की वैल्यू में। n की वैल्यू डिसोसिएशन में डिसोसिएट होने के बाद प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है वो हम काउंट करते हैं, जबकि एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने कंबाइन हो रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट में कितने पार्टिकल जो दिख रहे हैं हम वो काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कितने काउंट कर देख रहे हैं, 2 कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2। क्लियर है, चलिए सेम बिफोर एसोसिएशन, मैंने मान लिया इसके A पार्टिकल या A मोल से, ये तो कुछ बना ही नहीं था। तो बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल A+0 A। आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल, इसके मैंने A माने इनिशियली, तो A-A अल्फा आ जाएगा। अब ध्यान रखना क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और मुझे किसके लिए 1 मोल के लिए डिफाइन होता है अल्फा। तो यहाँ पे A-A अल्फा रिएक्टेंट में तो लिख दिया, लेकिन इसको भी मेरे को क्या बनाना था, 1 बनाना, तो इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सब केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बताया मैंने किस तरीके से करते। तो ये क्या हो जाएगा, A∝/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A था, ये 0 था इनिशियली। यहाँ पर आफ्टर डिसोसिएशन में A में से A- अल्फा, फॉर एग्जाम्पल 50 में से पूरे के पूरे 50 पार्टिकल आपस में कंबाइन हुए, मान लो 30 पार्टिकल ही कंबाइन हुए, तो 20 तो एज इट इज रह गए और 30 की जगह वहां पर क्या बन गया, 30 पार्टिकल आपस में कंबाइन हो गए, 15 पार्टिकल कंबाइन हो, 15 बना लिए। अब 15 तो अब 30 से तो हो गए 15 और बचे हुए 20 पहले से, तो 30 और 15 कितना हो गए, ठीक है 35 पार्टिकल। तो 50 में से अब मेरे को आफ्टर एसोसिएशन टोटल पार्टिकल कितने नजर आ रहे हैं, 35। ठीक है, तो इस तरीके से तो वो पार्टिकल्स जो कंबाइन हुए, कितने कंबाइन हुए, 2 है, वो तो मेरे को खैर यहीं से दिखा है, और ऐसे भी नहीं समझ में आया तो केमिकल इक्विलिब्रियम से भी आप समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा।
तो a माइनस ए अल्फा, और ये क्या हो जाएगा a अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब यहां पर आफ्टर एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, तो वो आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना इनको। तो a माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ठीक है ये हाफ और हाफ, यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है नेगेटिव का हाफ बचेगा, तो यहाँ पे a कॉमन आ गया, 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ गया। तो ये बिफोर डिसोसिएशन बिफोर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल a थे, और आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल a इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ गया। यहाँ पर फॉर्मूला वापस मैंने लगाया सेम, वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला लगाया मैंने, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, बस ये एसोसिएशन आ गया तो एसोसिएशन वाले देख रहे हैं तो अभी भी एन ए और एन बी, ये बिफोर का और ये आफ्टर का, बस एसोसिएशन है तो एसोसिएशन ले लिया, डिसोसिएशन था तो डिसोसिएशन के पार्टिकल्स ले लिए। तो ये आफ्टर वाले यहाँ से मिल गए मेरे को, बिफोर वाले यहाँ से मिल गए, ए से कैंसिल हो गया, और फॉर्मूला क्या है 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू 1 आ जाती है तो यहाँ अल्फा की जगह 1 रखूंगा, तो ये 1/2 होगा, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 आएगा। ठीक है, और वो 1/2 वैल्यू क्या आएगी, 1/n के बराबर, और ये n कौन सा है, ये यही n है, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2 में जैसे वहाँ i की वैल्यू अगर अल्फा 1 रखते थे तो id की वैल्यू कितनी मिलती थी, id इक्वल्स टू n, किसमें डिसोसिएशन। सेम एसोसिएशन में अगर अल्फा की वैल्यू 1 आ रही तो id की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/n, दोनों का n अलग अलग है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। डिसोसिएशन में n प्रोडक्ट से देखेंगे हम कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बने, और एसोसिएशन में n हम रिएक्टेंट से देखेंगे कितने पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सेम, क्योंकि इसमें अब आपको थोड़ा भी लगेगा सब बोरिंग हो रहा है कि एक एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ डाइमराइजेशन का बताया। सेम जैसे वहाँ 2 एग्जांपल लिए ताकि आपको क्रॉस चेक हो कि हाँ सर ऐसा आ रहा है पैटर्न, इसलिए मैंने 2 बताया। यहाँ पे आप चाहो तो ट्राइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन का मतलब सेम क्वेश्चन आप ले सकते हो, यहाँ पर बस क्या लिखे 2a की जगह 3a लिख ले और इसको a3 बना दे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, बाकी सब चीज़ें इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। और खुद चाहे तो ठीक है, अगर आपका मन है कि नहीं सर आ भी रहा है ऐसा नहीं आ रहा, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे, ट्राइमराइजेशन लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 3 पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल पार्टिकल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2a की जगह यहाँ क्या लिखेंगे 3a, तो ये क्या बन जाएगा a3। नंबर ऑफ पार्टिकल कंबाइन कितने 3 आ जाएंगे यहाँ पे फिर से a और 0, इसमें तो कोई चेंज नहीं, इनिशियल हमने a मोल्स मान लिए, a पार्टिकल्स मान लिए, तो यहाँ पर तो a आएगा। यहाँ पर क्या आएगा a माइनस अल्फा, इसमें भी कोई चेंज नहीं, यहाँ पर आएगा a अल्फा बाई 3 आ जाएगा या 2 की जगह, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टिकल आ गए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा a इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 3 मिलेगा यहाँ पे आपको, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फा बाई 3 आ जाएगा। यानी आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, और जब आप क्रॉस चेक करोगे तो इसका मैंने जनरल फॉर्म यहाँ पर लिख दिया है। क्या सेम आपको बस पहला एक फॉर्मूला आपको याद है डिसोसिएशन का, तो उसी से एसोसिएशन का फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे, इन जनरल वेंटो फैक्टर फॉर एसोसिएशन मैंने लिखा 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। वहां पर हमने डिसोसिएशन में क्या लिखा था, id इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस अल्फा, सॉरी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, और यहां पर बस n की जगह क्या कर दिया 1/n कर दिया। इतना सा चेंज है सिर्फ एसोसिएशन के, डिसोसिएशन के जनरल फॉर्मूले और एसोसिएशन के जनरल फॉर्मूले में सिर्फ इतना चेंज है कि डिसोसिएशन में ये n ऊपर न्यूमरेटर में आता है और डिसोसिएशन में ये n बस डिनोमिनेटर में आ गया, बाकी उसी एकदम उसी पैटर्न में मैंने इसको लिखा है। ठीक है, तो आपको याद करने में वैसे दिक्कत ना होगी सर एक में क्या लिखा है दूसरे में क्या लिखा है, और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कंबाइन हो रहे थे, n की जगह क्या रखूंगा 2, तो 1/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो 1 प्लस इंटू -1/2 इंटू अल्फा, तो वापस देख लेना यही फॉर्मूला मिलेगा -1/2। जब 3 पार्टिकल कंबाइन होंगे तो यहाँ पे रखना 3, ठीक है, यहाँ पर क्या रखना 3, तो 1/3 माइनस 1, तो कितना आएगा -2/3, है ना, तो 1 माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने वहाँ पे 1/3 बोल दिया था, यहाँ पे 2/3 आएगा। कब, जब ट्राइमराइजेशन। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद से करके देखना एक बार, ठीक है, हो सके तो थोड़ा सा टाइम निकालना, और जैसा मैंने बताया ट्राइमराइजेशन में कैलकुलेट करना, रेशियो लेना, अपना आप आ जाएगा 1 - 2/3 आ जाएगा, और उस जनरल फॉर्मूले से भी आप चेक कर लेना। ठीक है, सेम एसोसिएशन के लिए अगर आपको अल्फा निकालना है तो क्या करना है, ये 1 उधर ले जाना, तो a - 1 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो 1/n - 1 ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अल्टीमेटली जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसमें
एक फॉर्मूला और उसी से बिल्कुल सिमिलरली एकदम उसी से रिलेट करता हुआ दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया ताकि आपको याद रखने में दिक्कत न हो। 1 + n-1 इंटू अल्फा डिसोसिएशन के लिए और 1 + 1/n-1 अल्फा एसोसिएशन के लिए, ठीक है। और फिर भी समझने के लिए मैंने डेराइवेशन दोनों के बता दिया एग्जाम्पल के साथ कि किस तरीके से हम इसको डेराइव करा हमने। क्लियर? चलिए, तो पहले इसको आप क्या कर ले, ठीक, कॉपी कर ले वीडियो पॉज करके। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, तो अल्टीमेटली वहां पर जैसे मैंने एक फॉर्मूले पर टिक लगाया था, इस पे भी टिक लगा रहा हूं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले और इससे भी चलो ट्राइमराइजेशन वाला मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में दे देता हूँ उसको, अगर इससे रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल करना है। ठीक है, तो 3a कंबाइन विथ a3 हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3। कितने पार्टिकल्स कंबाइन हुए, तो यहाँ पर a की वैल्यू आप निकालें तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा मैंने 1 + 1/n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 1 इंटू अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 1 - 2/3 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू अगर दे रखी है तो वो डाले और एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, और अल्फ़ा नहीं दे रखा है तो आप वहाँ पे 1 कंसिडर कर ले और उसको कैलकुलेट कर ले। ठीक है, चलिए फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे में कुछ इशू आ गया था, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी ना। तो जो मैंने बोला था कि एक इम्पॉर्टेंट बात क्या कि अगर हमारे पास कोई भी सॉल्ट है तो सॉल्ट का तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा ही होगा, वो हम देख के पहचान सकते हैं। एसोसिएशन की क्या एग्जाम्पल है, तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल एसोसिएशन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत कॉमन। ठीक है, उसको भी मैंने अभी आगे समझा है कैसे, बट जनरली एसोसिएशन के एग्जाम्पल्स हमें रियल लाइफ में कम मिलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा तब तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं, एग्जामिनर मान के चलता है कि आपको पता है कि इसका एसोसिएशन होगा। उसके अलावा कोई भी अननोन दे रखा होगा तो वो लिख के देगा कि उसका वो डाइमराइज हो रहा, मतलब 2 पार्टिकल कंबाइन हो रहा है, ट्राइमराइज हो रहा है या 3 पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह के केसेस क्वेश्चंस में जब आए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मैंने नोट के फॉर्म में लिखाई है। पहली चीज़ तो इफ वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो शॉर्ट में मैंने क्या लिखा है DOD। इफ वैल्यू ऑफ अल्फा दैट इज DOD इज नॉट गिवन इन न्यूमेरिकल देन कंसिडर इट 1, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 1। तो जैसा मैंने बताया था कि 2 चीज़ हो सकती है, या तो अल्फा क्वेश्चन में पूछा गया हो तब तो बात अलग है, और अल्फा नहीं अगर दे रखा हो, अगर अल्फा नहीं दे रखा हो, नहीं दे रखा हो मतलब देखो पढ़ो डायरेक्ट नहीं दे रखा, नहीं हो सकता वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हो अल्फा कैलकुलेट करनी है, लेकिन कैसे भी तरीके से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अल्फा क्या कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी क्वेश्चन में, और अल्फा डायरेक्ट वैल्यू भी नहीं दे रखी, तब अल्फा को हमेशा क्या मान के चलना, 100% मान के चलेंगे कि 100% एसोसिएशन हो रहा है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है दोनों केसेस में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने, RC∼OH एग्जिस्ट एज डाइमर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक C6H6 बेंजीन, CS2, CCl4 एक्सेट्रा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जैसा अभी मैं बता रहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होता है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या ले लूँ, सॉल्यूशन ले लूँ, एसिटिक एसिड ले लूँ, फॉर्मिक एसिड लूँ, कोई भी ले लूँ, तो जब उसको मैं रखूंगा तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, R कोई भी लगा, H लगा दोगे तो फॉर्मिक हो जाएगा, CH3 लगा दोगे तो एसिटिक हो जाएगा, इस तरीके से। तो मैंने R जनरल कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो RC∼OH एक मॉलिक्यूल, दूसरा RC∼OH इस तरीके से लिखा।
इसका एक मॉलिक्यूल का जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, इसके बाद लोन पेयर है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मीन्स ऑक्सीजन से अटैच है, तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक यहाँ हो रही है। और इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल का डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो एक ही मॉलिक्यूल में दो दो जगह इधर भी H बॉन्डिंग लिखा है और ये भी H बॉन्डिंग है। एक मॉलिक्यूल में दो जगह H बॉन्डिंग की वजह से ये डाइमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करते जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। कई बार कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या प्रोपोनिक एसिड, तो उनके बारे में ये नहीं बोलेगा ये एसोसिएट होंगे। अब ये आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो डाइमराइज तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ये एक तरीके से हिडन इन्फॉर्मेशन हो गई जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो इसको कॉपी करें। ठीक है, वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें आप। चलिए, अब जो भी हमने पढ़ा उसको मैं पढ़ा है अभी तक, है ना, आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा उसको मैंने जनरलाइज कर दिया। अब क्या है ये सब चीज़ें, ठीक है, कब एसोसिएशन होगा, कब डिसोसिएशन होगा और कैसे उन कंपाउंड्स को हमने कैटेगराइज करा। तो इस वेंट ऑफ फैक्टर के बेसिस पे कोई कंपाउंड डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, कंबाइन होगा या ब्रेक होगा, उसके रेस्पेक्ट में हमने कंपाउंड को कैटेगराइज करा है। तो यहाँ मैंने लिखा है कोई भी कंपाउंड है उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा। पहले को मैंने बोला नॉर्मल कंपाउंड, दूसरे को मैंने बोला एबनॉर्मल कंपाउंड। अब ये नॉर्मल और एबनॉर्मल कंपाउंड के ऐसे कंपाउंड जो ना तो किसी के साथ अपने पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होंगे, ना तो एसोसिएट होंगे, ना ही वो पार्टिकल फर्दर क्या हो सकता है, टूट सकता है, डिसोसिएट होंगे। तो कोई पार्टिकल अगर एसोसिएट नहीं हो रहा है और डिसोसिएट भी नहीं हो रहा है तो उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल कंपाउंड। ठीक है, तो वो लिखा है नाइदर एसोसिएट और डिसोसिएट, और ना वो कंबाइन होगा और ना ही वो डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो उस केस में बिफोर और आफ्टर एसोसिएशन ले लो या डिसोसिएशन लो, हो ही नहीं रहा, तो आई की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 1। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल न्यूमरेटर में भी उतने आएंगे और डिनोमिनेटर में भी उतने आएंगे, क्योंकि ना तो एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है। तो आई की वैल्यू ऐसे कंपाउंड्स के लिए, नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए आई की वैल्यू, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 1। ठीक है, दूसरी कैटेगरी हमने बोला एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल कुछ एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। कैसे एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, या तो वो कंबाइन हो जा रहे हैं या वो क्या हो जा रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हमने बोला एबनॉर्मल कंपाउंड। उसमें आई की वैल्यू 1 के बराबर तो नहीं होगी। ठीक है, कहीं पे भी हमने i इक्वल्स टू 1 नहीं लिखा है। i इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंपाउंड होगा जिसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों ही पॉसिबल नहीं है। और अगर i की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 है तो दो पॉसिबिलिटी आ जाती है, या तो i एक से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, एक के बराबर नहीं होगा। फर्दर हमने एबनॉर्मल कंपाउंड को कैटेगराइज करा है डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में। जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, ब्रेक होंगे, बढ़ जाएंगे, तो ID लिख दिया मैंने इसको, ID ग्रेटर देन 1 होगा, और वहां पे भी केस 1 में भी मैंने लिखा था। और एसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कंबाइन हो रहे, तो टोटल पार्टिकल क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो IA की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस तरीके डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि I ग्रेटर देन 1 कब होगा, लेस देन 1 कब होगा, इक्वल्स टू 1 कब होगा, नॉट इक्वल्स टू, तो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल में इक्वल्स टू 1 है, एबनॉर्मल में नॉट इक्वल्स टू 1 है। अब नॉट इक्वल्स टू में भी दो पॉसिबिलिटी, लेस देन और ग्रेटर देन, तो डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1 है और एसोसिएशन में लेस देन 1 है। ठीक है, इसी के साथ क्योंकि जो हमने पढ़ लिया उसी को मैंने क्या करा, इसके फॉर्मूले वगैरह उसके साथ ही लिख दिए। तो डिसोसिएशन में हमने पढ़ा फॉर्मूला 1 + n-1 अल्फा। ठीक है, और एसोसिएशन में 1 + 1/n - अल्फा, तो साथ के साथ फॉर्मूले भी लिख दिए। अगर पीछे आपको कुछ समझ में नहीं आया और कुछ पता नहीं चल रहा है कि पीछे क्या कर रहा है, तो ये उसका समराइज करके मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिसोसिएशन का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और एक याद है तो दूसरा तो अपना आप हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन सेम इसी की तरह ये फॉर्मूला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस n की जगह एसोसिएशन में 1/n कर दिया हमने। यहीं से अल्फा भी मैंने लिख दिया, जैसे मैंने बताया था ये फॉर्मूले से अल्फा है, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू सेम फॉर्मूला अल्फा के भी n की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/n, और बस यहाँ ID की जगह IA आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान रखना आप। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ाते हैं हम टॉपिक को। क्या दे रखा है इसमें,
इन डिसोसिएशन n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा ना, दोनों आप देखोगे n n है, तो दोनों में n का मतलब अलग अलग है, पहले भी मैंने समझाया था, वही चीज़ मैंने नोट के फॉर्म में अगेन लिखी है। क्योंकि हमारा होता क्या है, अभी तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब 6 महीने बाद, साल भर बाद हम बोर्ड का एग्जाम देंगे या जेईई मेंस या नीट का एग्जाम देंगे, तब ये सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। सर ने बोला था सेम ही होता है। तो n का मतलब क्या है, इसलिए नोट के फॉर्म में लिखा है, तो आप भी लिखिएगा ताकि आपको चीज़ें याद रहेगी। नोट का मतलब इंपॉर्टेंट बातें होती है, जो इग्नोर करने से छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें क्या करता है, क्वेश्चन को गलत करवा देता है। तो यहाँ पर n, ये n क्या है डिसोसिएशन में, डिसोसिएशन में n क्या होता है कि पार्टिकल के डिसोसिएट होने के बाद प्रोडक्ट साइड में कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और एसोसिएशन में n क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में कितने पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं वो हमें n बताता है। ठीक है, वही बस मैंने नोट के फॉर्म में लिखा है। तो पहला नोट यही लिखा है, इन डिसोसिएशन n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। इन एसोसिएशन n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल कंबाइंड ड्यूरिंग एसोसिएशन। कितने कंबाइन हो रहे हैं वो n बता रहा है, और कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, कितना बन रहा है बाद में वो बताता है हमें n डिसोसिएशन। ठीक है, दोनों में मैंने डिफरेंस था वो यहाँ लिख दिया। अब कुछ आ रही है एक नई चीज़ क्या है कि जैसे टॉपिक हमने स्टार्ट करा था किससे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो यहाँ मैंने नाम लिखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने एक चीज़ स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल बोल दो या मोल्स बोल दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। और मोल्स का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ कौन सा, वेट वाला। मोल क्या होता है, मोल का अगर फॉर्मूला लिखना है सबसे बेसिक, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, नीचे। तो यहाँ पर बस इसको रिलेट करने के लिए इसका मतलब क्या भी समझाता हूँ। मैंने लिखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सॉल्यूट के जो भी मोल्स होंगे उस सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के क्या होंगे, इनवर्सली तो प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ मैंने लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे बोल सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, तो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या करना चाह रहा था, रिलेट करना चाह रहा था। तो ये बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिटेल में स्टार्ट करेंगे, तब बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ मेरे को क्योंकि वेंटो फैक्टर पढ़ रहे थे तो इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे मेरे को यही खत्म करने थे, तो मैं उसको समझाने के लिए ये टर्म मैंने यूज़ करा है। अब कैसे यूज़ करा है, तो वेंटो फैक्टर अभी हमने देख लिया, ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए अलग अलग। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने अब ये टर्म इसलिए मैंने लिखे ताकि आपको क्लियर हो। एबनॉर्मल और नॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल किसको बोलेंगे, नॉर्मल किसको बोलेंगे, आपको समझ में आ गया। अब एक कंपाउंड को एबनॉर्मल और एक कंपाउंड को नॉर्मल भी कब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपाउंड मेरे को दे रखा है उसको मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल NaCl, लेकिन अब उसका डिसोसिएशन हो गया, तो अब वो क्या एक तरीके से बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मल जैसे, तभी तो बोलूंगा ना मैं। अगर कोई कंपाउंड पढ़ा है अकेला ए पढ़ा है तो मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल। अगर वो कंबाइन हो गया तो अब कैसा मैं बोलूंगा, यार ये तो एबनॉर्मल हो गया, कंबाइन कैसे हो गया। तो इस बेसिस पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टर्मोलॉजी पे मत जाना, इस बेसिस पे नॉर्मल या एबनॉर्मल, आपको इवन ये टर्म्स डायरेक्ट लिखे हुए मिलेंगे, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल से भी हम देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई की वैल्यू, 2 फॉर्मूले तो हमने आई के लिए देख लिया, एसोसिएशन डिसोसिएशन के अलावा। उसके अलावा ये फॉर्मूले और है वेंटो फैक्टर के, क्या, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक नॉर्मल वैल्यू दे रखी होगी और एक एबनॉर्मल वैल्यू दे रखी होगी, दोनों का रेशियो निकालेंगे एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल, तो भी हमें क्या आएगी, वेंटो फैक्टर की वैल्यू पता लगेगी। इसी को, ठीक है, एबनॉर्मल को, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आगे देखोगे, इसी को मैंने लिखा है एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नीचे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक्सपेरिमेंटल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, जो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है इसको मैं एबनॉर्मल बोलूँगा, और जो नॉर्मल आ रही है वो हमारे लिए थ्योरेटिकल जो होना चाहिए था वैसा हो नहीं रहा, एक्सपेरिमेंटल हमने करा तो कुछ एबनॉर्मल हमें वैल्यू मिल रही है। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो दोनों वे में, क्योंकि लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हो सकता है इसलिए लिखे मैंने सारे टर्म यानी। तो वेंटो फैक्टर आपको निकालना है, तो एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता हो, या फिर एबनॉर्मल को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल, और नॉर्मल को क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल। तो एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एक तो फॉर्मूला ये। अब ये तो हुआ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, लेकिन कई बार मॉलिक्यूलर वेट भी लिखा हुआ होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो मैंने यहाँ से रिलेट करा है ना आपको, ये
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो जो ये फॉर्मूला आपको याद, तो यही एक फॉर्मूला रखना है और इसी के बेसिस पे उसका इन्वर्स कर दो तो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि हमने बोला है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ से सेम देखना, यही फॉर्मूला है। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह मैंने क्या लिखा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ न्यूमरेटर में है तो इन्वर्स होगा, तो यहाँ डिनोमीटर में आ गया। और यहाँ नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह यहाँ डिनोमीटर में है, तो इस केस में यहाँ कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में आ गया नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह मैंने मॉलिक्यूलर वेट यूज करा, पहली चीज। एबनॉर्मल की जगह जहाँ न्यूमरेटर में था तो मॉलिक्यूलर वेट के केस में कहाँ आ गया, वो डिनोमीटर में आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऊपर लिखा तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर कहाँ आ गया, नीचे आ गया मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ थ्योरेटिकल नीचे था तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में आ गया थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट। आ रही बात समझ में? तो ये फॉर्मूले आपको दो फॉर्मूले और याद रखने, एबनॉर्मल नॉर्मल के टर्म में, दूसरा एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल के टर्म में, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में और एक मॉलिक्यूलर वेट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी हम अभी ट्राई करते हैं, तो आपको और एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप कॉपी करें पहले। चलिए वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें जल्दी से। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, देन ये नोट जो लिखाए थे ये लिखे, ठीक है, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। देन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर के दो फॉर्मूले तो हमने देखे और दो फॉर्मूले और आगे, एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इतना कॉपी करना, फिर इसी के आगे कंटिन्यू लिख दिया, और अगर आपके पास जगह ना हो तो आप आई करके नीचे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू ये करके लिख लेना इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरा फॉर्मूला आई का मॉलिक्यूलर वेट के रेस्पेक्ट में। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। और यहाँ पर बिल्कुल इसी के पैरेलल हमें ये दूसरा फॉर्म लिखा है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल के रेस्पेक्ट में। चलिए अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि थोड़ा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और चीज़ें आपको समझ में आए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर बेरियम नाइट्राइड इज 2.74, देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। कितना परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो अगर और ऐसा नहीं समझ में आया तो सिंपल आप क्या निकालना है, इसमें एक्चुअली मुझे अल्फा निकालना है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्ट ना बोल के उसने परसेंट ऑफ आयोनाइजेशन बोल दिया, मतलब परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी की वैल्यू जनरली क्या होती है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, और परसेंटेज के फॉर्म में 0 से 100 के बीच में लाई करेगी। तो जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रही चीज़ें तो वीडियो पॉज करके एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज जिन लोगों को नहीं समझ में आए, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सॉल्यूशन। पहली चीज़ तो वेंट ऑफ फैक्टर मुझे किसका दे रखा, बेरियम नाइट्राइड का। तो ये जो बेरियम नाइट्राइड है, तो मैंने बोला ना जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो तो क्या होंगे, जनरली डिसोसिएट होंगे। तो यहाँ पे मैंने डिसोसिएट कर रहा हूँ। बेरियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, +2। ठीक है, ये आया बेरियम पे +2 चार्ज, ये 2 इधर चला गया और इधर कुछ नहीं लिखा तो 1, तो ये नाइट्रेट पे चार्ज आएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या हूँ, सॉरी, और ये कितने, 2 नाइट्रेट के आयन आ जाएंगे। यहाँ पे 2 दे रखा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +2 नाइट्रेट आयन। अब सही है, ठीक है, नाइट्रेट के 2 आयन। तो N की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 1 कैटायन और 2 एनायन, तो 1 + 2
तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे पास, टोटल 3, 1 + 2 टोटल n की वैल्यू 3। फिर मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है, वेंटो फैक्टर, क्योंकि ये डिसोसिएशन हो रहा है, दैट मीन्स मुझे ID की वैल्यू दे रखी है 2.74। वेंटो फैक्टर के लिए I यूज़ करा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं लिखा हुआ नहीं है डिसोसिएशन होगा, लेकिन सॉल्ट दे रखा है, तो मुझे अब ये समझ में आ गया इतना देखने के बाद कि सॉल्ट का हमेशा जनरली क्या होगा, सॉल्ट का हमेशा डिसोसिएशन होगा, इसलिए मैंने ID लिख दिया और उसकी वैल्यू 2.74 आपको गिवन है। तो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, दैट मीन्स अल्टीमेटली मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है, DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और फिर ये आयोनाइजेशन क्या उसकी हम बात करते हैं। तो अब ID का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ID का जो फॉर्मूला है हमें पता है, ID इक्वल्स टू क्या होता है, 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, ये फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यू रख दें, ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से देखना ID की वैल्यू तो कितनी है, 2.74, ये हमें गिवन दे रखी है, 1 + n कहाँ से निकाला हमने, ठीक है, n यहाँ से हमें इससे पता लगा कि ये डिसोसिएट हो रहा है, कितने आयंस इसमें बनेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 - 1 इंटू अल्फ़ा, तो ये एक अननोन हो गया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 2 अल्फ़ा, और इसमें तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 1.74, ठीक है, और वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, और अल्फ़ा जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.87। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है, तो आंसर अल्फ़ा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि अल्फ़ा कितना, इसने बोला कितना % ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइज कितना होगा, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये जो आयन है, सॉल्ट है, ये क्या आयोनाइज तो हो रहा है, कैटायन और एनायन बना रहा है, तो कितना % होगा, तो वो कैसे पता लगेगा, कितना डिग्री डिसोसिएट हो रहा है। तो अल्टीमेटली अल्फ़ा मुझे पूछा नहीं गया डायरेक्टली, इसने पूछा कि परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन कितना होगा, जितना परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, तो बस इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल्स टू, ठीक है, अल्फ़ा इंटू 100 लिख लिया आप, जो कि हो जाएगा 0.87 × 100 विच इज़ इक्वल्स टू 87% बोल सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो कितना आयोनाइज हो रहा है, ये 87% आयोनाइज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन मिलेंगे। बस हाँ, कुछ चीज़ें जैसे अब इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर, ठीक है, एसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन क्या होगा, अल्फा क्या होगा, आई क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें। चलिए इसके बाद ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी कर ले इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 80% पार्टिकल ऑफ ए डाइमराइज देन कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखोगे। तो यहाँ एसोसिएशन वर्ड यूज नहीं करा है, क्या यूज करा है, वर्ड डाइमराइज। ठीक है, मतलब जितने भी पार्टिकल है उसमें से उसके 80%, ठीक है, 80% पार्टिकल उसमें डाइमराइज हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 पार्टिकल है तो उसमें से 80 पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं। तो 80 पार्टिकल्स कंबाइन होकर वो कितने बना लेंगे, 40, और रिमेनिंग कितने बचेंगे, 20। तो कितने होंगे, 60। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फाइनली मुझे क्या मिलेंगे, 60। तो वो कम हो गए जो इनिशियली 100 थे। अब इसने क्या पूछा गया, तो वो पूछा इसने वेंट ऑफ फैक्टर आई पूछा है। तो एक्चुअली आई ए मुझे कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना, आई ए। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगेन चाहो तो वीडियो पॉज करें और ठीक है इसको सॉल्व कर लें, अदरवाइज जिनको नहीं हो पा रहा है देखिए इधर। तो ये तो मुझे क्लियर हो गया पहली चीज़ क्वेश्चन पढ़ के कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता लगना चाहिए एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तभी आप सही फॉर्मूला लगा पाओगे। तो यहाँ डाइमराइजेशन का मतलब क्या है, एसोसिएशन हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दो पार्टिकल कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, A2। तो N की वैल्यू यहाँ से मुझे बाय डिफॉल्ट पता लगी कितनी, 2। ये क्या है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में N क्या था, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बन रहे, तो वहाँ पर कितने कैटायन एनायन बने थे वो हमने बताया था। अब यहाँ पर हमें 80% पार्टिकल, अभी फिर से हमें क्या दे दिया आपके पास, डायरेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया, परसेंटेज ऑफ
एसोसिएशन दे दिया, तो वही अल्फ़ा की वैल्यू दे दी हमें, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ से 0.8 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे क्या दे रखा है, 80% दे रखा है, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैंने अल्फ़ा 0.8 निकाला, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में करा। बस अब क्या करें आप, ये तो पता लग गया इसमें एसोसिएशन हो रहा है, तो फॉर्मूला लगा दे इसका। तो आई ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस फॉर्मूले में 1/n आ जाएगा, बस -1 इंटू अल्फ़ा। आई ए मुझे कैलकुलेट करना, एन मुझे पता लग गया, अल्फ़ा पता लग गया, बस हो गया सॉल्व। तो वैल्यूज़ रख दे बस इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आई ए कैलकुलेट करना है 1 प्लस 1/n, एन की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 -1, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी, 0.8। तो इसको सिंपली बस आप क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले, और आई ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0.6। और हमने पढ़ा भी था, ठीक है, हमने पढ़ा भी था अभी कि एसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन 1 मिलेगी। देखना 1 से छोटी आ रही है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी, डिसोसिएशन की वैल्यू हमेशा आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और देखना यहाँ पर गिवन भी दे रही कि 1 से बड़ी 2.74 है, ठीक है। सारी चीज़ें आ रही है समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है फिनॉल, जिसका फिनॉल का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ, तो C6H5OH। फिनॉल इज 66% डाइमराइज, देन कैलकुलेट एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो एबनॉर्मल नॉर्मल जो भी लास्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था उससे रिलेटेड एक मैंने क्या दे दिया, न्यूमेरिकल दे दिया। ठीक है, फिर से थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, और ठीक है अगर ये क्वेश्चन कर पा रहे हो दैट मीन्स आज का लेक्चर में आपको सब कुछ क्लियर है। ठीक है, एक बार वीडियो को ध्यान से देख, सॉरी क्वेश्चन ध्यान से देखें, जो भी हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट उसको ध्यान से देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, जिनसे नहीं हो पा रहा है देखिए इधर, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर अब देखना, पहली चीज़ तो यहाँ पर फिनॉल दे रखा है जिसमें 66% डाइमराइज। तो सर आपने बोला कि अभी तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही डाइमराइज होगा या नहीं, ठीक है, तो मैंने बोला वो अगर दे रखा होगा तब तो लिखा हुआ भी नहीं होगा कि डाइमराइज हो रहा है, उसके अलावा कुछ दे रखा होगा तो एटलीस्ट वो लिखा हुआ मिलेगा। जैसे अब फिनॉल लिखा हुआ है तो फिनॉल डाइमराइज हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो चलो वैसे चलो बता रहा हूँ। जैसे ये क्या है हमारे पास, ठीक है, एक फिनॉल है, ये दूसरा पार्टिकल ऐसा ही ले लो आप, दूसरा पार्टिकल ले लिया आपने फिनॉल का, ठीक है, यहाँ पर इसके पास क्या है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा इसके साथ और ये क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो इस तरीके से। तो खैर हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने फिर भी चलो बता दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे क्या रहेगा, 66% डाइमराइज दे रहा है। दैट मीन्स पहली चीज़ आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर होना चाहिए कि एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। डाइमराइज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, और एसोसिएशन हो रहा है और साथ में इसकी आपको क्या वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, 66% किसकी वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू, तो 0.66 दैट इज 66% ये आपको गिवन दे रखा है। क्लियर है, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखी। दूसरा कि दो पार्टिकल डाइमराइज हो रहा है, ठीक है, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मोल ऑफ C6H5OH। ठीक है, खैर इसकी जरूरत नहीं लिखने की, फिर भी मैं बता रहा हूँ, C6H5OH का मैंने होल ट्वाइस लिख दिया इस तरीके से, सिंपल सा। तो यहाँ से मुझे पता लग गया डाइमराइज से, वैसे डायरेक्ट समझ में आना चाहिए आपको, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। डाइमराइज हो रहा है तो n की वैल्यू 2, डाइमराइज हो रहा है तो n की वैल्यू 3, डायरेक्ट एग्जाम में इतना फालतू का टाइम वेस्ट करना ही नहीं। ठीक है, तो n की वैल्यू भी पता लगी, अल्फा की वैल्यू मुझे पता लगी। तो अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना क्या है, यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो करना है एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट ऑफ फिनॉल। अब एबनॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को एक नॉर्मल भी इसका मॉलिकुलर वेट पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल मॉलिकुलर वेट क्या होगा, जो इसका मॉलिकुलर वेट दिख रहा है वही इसका नॉर्मल मॉलिकुलर वेट होगा। दिख रहा है मतलब से क्या है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, चलिए नॉर्मली लिखता हूँ इसको मैं,
नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिनॉल, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिनॉल। एक फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 6 कार्बन तो 6 × 12 प्लस 5 हाइड्रोजन और एक ये 6 हाइड्रोजन तो 6 × 1 और एक ऑक्सीजन 1 × कितना आ जाएगा? 16। सबको ऐड करोगे तो इसका जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है वो आ जाएगा आपके पास 94 ग्राम। एक फिनॉल के मॉलिक्यूलर का जो वेट है वो उसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहला रहा है। एबनॉर्मल का मतलब क्या है? एबनॉर्मल का मतलब है कि नॉर्मली तो मैं क्या कंबाइन कैलकुलेट करूंगा एक मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर वेट। एबनॉर्मल इसलिए आ रहा है क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो मैं कैलकुलेट एक का करने जा रहा हूं लेकिन वहां दो जुड़े हुए इसलिए वो ज्यादा आ रहा है 94 से, इसलिए उसको क्या बोला? एबनॉर्मल बोला। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया इसका? 94 आ गया। अब एक फॉर्मूला तो हमें ये पता है आई के बारे में, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के रेस्पेक्ट में कि नॉर्मल, ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ा था नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो ये नॉर्मल मुझे पता है, एबनॉर्मल मुझे कैलकुलेट करना है। अब कैसे करें? उसके लिए मुझे आई पता होना चाहिए, और आई कैसे कैलकुलेट करें? तो आई कैसे पता करें? तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? एसोसिएशन हो रहा है, और एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला हम दूसरा ये भी यूज कर सकते हैं 1 + 1/n - 1 × अल्फा। आ रही बात में? आई के दो अलग अलग फॉर्मूले थे, उन दोनों को मैंने क्या कर दिया? रिलेट कर दिया, और यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। आ रही बात समझ में? तो आपको पहला हर इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर नॉर्मल, चलो मैं वैल्यूज रख देता हूँ। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना? 94। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट AMW लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, ये मुझे कैलकुलेट करना, इक्वल्स टू 1 + n कितना है? 2 कंबाइन हो रहे तो 2 हो गया -1, और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रही है? 0.66। बस एक अननोन है, इसको आप क्या कर ले? कैलकुलेट कर ले, ठीक है। और एक्चुअली देखना इसमें 66 दे रखा है या 60 दे रखा है, मैंने कुछ गड़बड़ कराया क्या? चलो जो भी है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। 66 से लास्ट में दे दिया तो चलो 66 से रहने दो, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पर आपके पास एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, ठीक है। और अप्रॉक्स लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 0.6 का आंसर, यहाँ पे मैंने 0.6 लिखा था तो उसका आंसर 134 आ रहा था। 0.66 से करोगे तो आंसर कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अप्रॉक्स 135 ग्राम लिख देता हूँ, ठीक है। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करके अगर आंसर चेंज हो रहा हो तो चेंज कर लेना। फिर से सुन लेना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो मेरे पास लिखा हुआ था मैंने वहाँ पे 0.6 लिखा था, यानी 60%। मैंने क्वेश्चन में यहाँ गलती से 66% लिख दिया, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन में आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आप, ठीक है, उतना टाइम में ले नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो वैसे बहुत लेंथी हो गया, ठीक है। तो आप इसको लास्ट में कैलकुलेट कर लेना। और अप्रॉक्स लिख लिया मैंने 135 ग्राम, वो कब? 0.6% या 60% जब इसका मैं क्या लेता? एसोसिएशन लेता तब। क्लियर है? चलिए, तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना और वीडियो पॉज करके इसको एक बार कॉपी कर ले स्टार्टिंग से, ठीक है। वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें। ठीक है, वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेना, क्रॉस चेक जैसा मैंने बताया। तो इसका अप्रॉक्स आंसर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली देखा मैंने, इसका अप्रॉक्स आंसर आपको शायद 140 ग्राम के आसपास मिल जाएगा,
ठीक है, कब, जब ये 0.66 रखोगे। क्लियर है? चलिए, तो आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट काफ़ी है, फिर से मैं बोलूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई मेंस और नीट के हिसाब से भी, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी। पूरा एक लेक्चर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि चैप्टर खत्म हो जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, लेकिन वेंट ऑफ फैक्टर के कन्फ्यूजन खत्म नहीं होते बच्चों, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, कैसे क्या कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आज का लेक्चर पूरा इसलिए मैंने वेंट ऑफ फैक्टर पे डेडिकेटेड बनाया। और इस लेक्चर को एक बार आप ध्यान से देखोगे तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, 3 या 4 ही चीज़ें मैं पूरे लेक्चर में आपको क्या था याद रखने वाली, जो आपको एग्जाम में यूज़ होगी। हाँ, मैंने टाइम बहुत लिया, लेक्चर 1-1.25 घंटे का हो सकता है बड़ा हो गया, लेकिन उसमें सिर्फ चीज़ों को आपको एक बार वो कहते हैं ना फीलिंग दिलाने के लिए कि आपको चीज़ें हो कैसे रही, आ कैसे रहा है, नहीं वो समझाने में मेरे को टाइम लगा अल्टीमेटली। बाकी फॉर्मूले, एक आपको डिसोसिएशन का वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, एसोसिएशन का वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला और एक मॉलिक्यूलर वेट, 4 तो ये हुए फॉर्मूले। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एसोसिएशन किसका होता है, डिसोसिएशन किसका होता है। डिसोसिएशन होता है तब एन क्या लेते हैं, एसोसिएशन होता है तो एन क्या लेते हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ें, 5 चीज़ें आपको पता है पूरे लेक्चर में, तो आप इजीली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, और जो भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।